हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने एक और वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग ओरल कैंसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसा हमने बताया था, ओरल कैंसर्स के अंदर हम नेक डिसेक्शन भी करते हैं। नेक डिसेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी गर्दन निकाल देते हो। नेक डिसेक्शन का मतलब ये रहता है कि लिम्फ नोड्स का डिसेक्शन करते हो आप। अब इसमें होता क्या है सर कि ये समझ में तो बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि सर समय पर इसको रिकॉल करना पड़ता है या बार बार इसको जाके रिवाइज करना पड़ता है। और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप सभी का एक और बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं खुद एक सर्जरी रेसिडेंट हूँ और मेमोरी साइंस के बेसिस को समझते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें इस तरह से याद कराना चाहूँगा जिससे आपको वो ना सिर्फ याद रहे बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक याद रहे और आप उसको समय आने पर रिकॉल भी कर सकें। तो चलिए अपन एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और वो टॉपिक है लिम्फ नोड नेक डिसेक्शन। लिम्फ नोड नेक डिसेक्शन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड क्या होते हैं जब हम नेक के लिम्फ नोड्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है सर कि 7 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे नेक में। ठीक है, अब मैं उसको समझाने के लिए मैंने ये बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, ये बिल्डिंग जिसके अंदर सफाई हो रही है। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें कितने फ्लोर है? ठीक है, तो ये बेसिकली 7 मंजिला मकान है। 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये है कि देयर आर 7 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अब उसमें पहली मंजिल पर अपन एक एक करके बात करते हैं। तो पहली मंजिल में आप देखेंगे कि वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ए और दूसरा है बी, मतलब फर्स्ट वाला ए और फर्स्ट वाला बी, दैट इज सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद के जो 2 3 और 4 लेवल है वो बहुत सिंपल है। क्या होता है? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल जो रहता है उसके अलोंग ये 2 3 और 4 लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स रहते हैं। और इसीलिए ऊपर से नीचे आते वक्त हम इसको क्या बोलते हैं? अपर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, मिडिल डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, लोअर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और उसके बाद में, ठीक है, जस्ट इसके पीछे जाते हैं हम फिफ्थ में, एंड दैट इज पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर जो लिम्फ नोड्स रहते हैं। फिर अभी तक आपने देखा कि इस पूरे मकान में सिर्फ और सिर्फ सफाई चल रही है। अब हम जाते हैं लेवल 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स पे। इसको देखिए, इसमें कुछ तो खास बात है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब लेवल 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो रहते हैं वो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स रहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। फिर लेवल 7 जो रहता है वो रहता है हमारे पास में, बाहर चले गए बेसिकली, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स। अभी तक हम जो सारे लेवल्स थे वो कहाँ तक पढ़ते थे? हम नेक के अंदर ही पढ़ते थे। ये जो है पहली बार ऐसा है कि इसको अपन नेक रीजन में ना पढ़ते हुए मीडियस्टिनम में पढ़ रहे हैं। और इसको याद रखने के लिए मैंने इसको बताया कि हम बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। तो इसीलिए गेट दिख रहा है आपको जिसमें लिखा हुआ है कि बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये गेट से आपको याद रहेगा कि अब हम नेक से बाहर आ गए और हम मीडियस्टिनम के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेवल 6 जो रहता है, लेवल 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि बाकी किसी के अंदर भी बॉडी गार्ड्स प्रेजेंट नहीं है। बॉडी गार्ड सिर्फ लेवल 6 में प्रेजेंट है। और तो और ये थायराइड ग्लैंड जो है वो राज सिंहासन करके बैठा हुआ है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो थायराइड कैंसर रहते हैं या और लेरिंजल कैंसर्स रहते हैं वो इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं और इसीलिए इसको थोड़ा अलग हट के दिखाने की कोशिश करी गई है। फिर उसके अलावा जो रहता है ना, इसकी बाउंड्रीज पूछी जाती है आपसे कि ऊपर क्या रहता है, टॉप, ठीक है, रूफ कैसे बनती है, फ्लोर कैसे बनती है, और साइड्स में क्या रहते हैं। तो रूफ में कुछ मत करो, सिर्फ इसी कमरे को देखो, आप इसकी छत को देखो। जो छत है उसको आपको इमेजिन करना है कि वो एक हड्डी से बनी है, दैट इज हायोइड बोन। जो नीचे की तरफ आप देखोगे, आप पालपेट भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को, अपनी बॉडी को, और उसमें आप देखोगे सुप्रा स्टर्नल नॉच। ओके, सुप्रा स्टर्नल नॉच। और ये जो 2 बॉडी गार्ड्स है ना, ये जो 2 बॉडी गार्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये बता रहे हैं कैरोटिड शीट के बारे में। तो इससे आप बताते हो कि जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है उसकी बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक तो गर्दन से अपनों ने क्या समझा कि देयर आर लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, कौन सा क्या है, क्या करता है वो बता दिया अपनों ने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 6 जो थायराइड और लेरिंजल कैंसर से रिलेटेड है। और उसके बाद में 2 बॉडीगार्ड से अपनों ने क्या बता दी? अपनों ने बता दी है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर और वो है नेक डिसेक्शन के बारे में। लेकिन नेक डिसेक्शन को अगर आपको समझना है ना तो उसके लिए आपको इस सुपर हीरो को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये एंकर बहुत बहुत क्रूशल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार देखना और इसको फील लेकर देखना। क्यों? क्योंकि इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि एक बॉडी बिल्डर इंसान है। ठीक है,
अब लेकिन ये बॉडी बिल्डर ऐसा वैसा बॉडी बिल्डर तो मुझे नहीं लग रहा, नॉर्मल सा। इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि जो स्पाइन दिख रही है आपको, वो कैसी दिख रही है। स्पाइन दिख रही है साफ साफ, ठीक है। आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है, उसकी नेकेड स्पाइन है, मतलब उसको आपको बाहर से देख रहे हैं तो आपको स्पाइन ना दिखते हुए, आपको मसल ना दिखते हुए डायरेक्टली स्पाइन दिख रही है, और उसके पास में क्या चल रही है, नर्व, और उसको क्या बोलेंगे हम, SAN, दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। अब गौर फरमाएं तो ये कहाँ पर जा रही है, शोल्डर पर जा रही है। अभी इसको होल्ड करके रखें क्योंकि मैं इसको बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के बारे में, ठीक है। तो एक डायग्राम आपको समझ में आया, इसका फील लो, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा अपने अपने दिमाग में थोड़ा सा पुश करो, तो आपको ये काफ़ी लंबे से, मैं बता रहा हूँ, नेक डिसेक्शन आपको एक बार में याद हो जाएगा और क्लीन बोल्ड कर दोगे। आप आंख बंद करके भी इस कैरेक्टर को इमेजिन करोगे तो आपको पता रहेगा कि हमको किस लेवल पर कौन से लिम्फ नोड्स निकालने हैं। फिर आप देखेंगे तो इसको ब्लू कलर की जो वेन दिख रही है, ठीक है, वो कितनी है, और उसमें खूनम झार हो रखा है, आप देखिए, और इतनी मोटी है, इतनी मोटी है कि क्या बताऊं मैं। अब इसमें ये कहने का मतलब है कि देयर इज इंटरनल जुगुलर वेन, दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन। और उसके बाद में आप अगर अच्छे से देखें और फील लेके देखें तो ये पर्सन की जो नेक है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंडेड है, और वो नेक इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चेस्ट है और नेक के बीच का डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, और वो बढ़ाने के लिए जो मसल इन्वॉल्व हो रहा है उस मसल पे फोकस करिए, और वो मसल और कोई सा मसल नहीं है, वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो अब अगर ये तीनों चीज़ आपने विजुलाइज कर ली है, ओके, फिर भी मैं कहूँगा एक बार आंख मीच के कोशिश करें मेरे साथ रिकॉल करने की। पीछे से शुरू करेंगे तो स्पाइन से शुरू करेंगे, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, फिर मिडिल पर आएंगे तो इंटरनल जुगुलर वेन, और उसके बाद में जो नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब इन तीनों को अगर आपने विजुलाइज कर लिया है तो अब आपके लिए नेक डिसेक्शन बच्चों का खेल हो गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक डिसेक्शन में, रेडिकल नेक डिसेक्शन के बारे में। बेसिकली देखो, नेक डिसेक्शन मल्टीपल टाइप्स की होती है। एक होती है रेडिकल नेक डिसेक्शन, एक होती है मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, एक होती है सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन, एक होती है सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन, और एक होती है एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिकल नेक डिसेक्शन। रेडिकल मतलब बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देना, मतलब कुछ भी मत छोड़ना। तो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये रेडिकल को इस कारपेंटर से देखिए जो कि बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक है। इस तरह के सर्जन से कि बिल्कुल वो तैयार बैठेंगे, जो जो है मेरे रास्ता आएगा मैं सबको हटा दूंगा। इससे आप एंकर बनाइए, इससे आप एसोसिएशन बनाइए कि हाँ, जब भी रेडिकल नेक डिसेक्शन के बारे में आएगा तो मुझे इन भाई साहब को रिकॉल करना है जो बिल्कुल आरी लेके खड़े, ठीक है। ये आपने रिकॉल कर लिया तो उसके पीछे की चीज़ देखो, और वो पीछे जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ही है। लेकिन इस बिल्डिंग में, और जो हमने इस बिल्डिंग को बनाया था, ठीक है, ये वाली जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में फ़र्क क्या है कि इसमें सिर्फ 5 ही फ्लोर इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि देयर इज लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5, सिर्फ 5 ग्रुप, 5 लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 5 लेवल ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं रेडिकल नेक डिसेक्शन में। आप ऐसा नहीं करते हो कि 6th भी ले लेते हो, ओके, 7th भी ले लेते हो। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी नेक डिसेक्शन के अंदर भी यही लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड चलते रहते हैं, ठीक है। अब हमने इसके पीछे तो देख लिया अंकल के, अब अंकल के सामने देखते हैं। अब यहाँ से देखो वो आपका सुपर हीरो वाला निमोनिक कितना काम में आएगा। आईजेवी को भी काटेंगे, जो कि मैंने बताया था उस सुपर हीरो में, ये रही आईजेवी, ठीक है। आईजेवी को भी काटेंगे। पीछे की तरफ क्या दिख रहा है, स्पाइन, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को भी काटेंगे। गर्दन की तरफ क्या दिख रहा है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, उसको भी काटेंगे। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप समझ गए हो तो अब आपके लिए रेडिकल नेक डिसेक्शन बच्चों का खेल हो गया है। आपने 5 लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड्स निकाल दी, इंटरनल जुगुलर वेन निकाल दी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व निकाल दी, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड निकाल दी। ये हो गया आपके पास रेडिकल नेक डिसेक्शन। अब हम चलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन में। मॉडिफाइड में क्या होता है, बेसिकली हम प्रयास करते हैं कि कुछ बचा सके। तो इसमें भी सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या रहती है, कॉमन चीज़ तो यही रहती है जो इनके अंकल के पीछे है। वो क्या है कि लेवल ऑफ लिम्फ नोड जो है वो सारे निकलते हैं 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती से कहीं भी 6 अगर ऑप्शन में आ गया या 7 आ गया तो उसको टिक मत करना। अब ये भी 3 टाइप की होती है, ठीक है, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में हम क्या क्या देखते हैं। अब आप देखिए कि इंजीनियर साहब हैं। अब ये इंजीनियर साहब जो है उनके हाथ में क्या है, पीला। पीला कलर क्या बताता है, नर्व, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने नर्व को बचाया है, ठीक है। गलती कहाँ पर होती है बच्चों से, वो ये सोचते हैं कि नर्व को काटा है। नहीं, ये सारे MRND जो मैं बताऊंगा ना अभी तीनों, इसमें हमने वो स्ट्रक्चर्स बताए हैं जो हमने बचाए हैं उस पेशेंट के अंदर, मतलब उस पेशेंट के अंदर वो रहेंगे। तो इसीलिए MRND जो रहेगा उसके अंदर आपको पहली जो नर्व अपन बचाएंगे वो क्या रहेगी, वो रहेगी मॉडिफाइड स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। फिर जब हम दूसरे पर जाएंगे, ठीक है, तो उसके पास में आप देखिए
बेसिकली ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये यही स्ट्रक्चर चल रहा है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ना, जो अपनों ने स्पाइन इमेजिन करी थी, फिर अपनों ने वेन इमेजिन करी थी और ये मसल इमेजिन करी थी, ये वही चीज़ें चल रही है। बस अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक एक करके बचाने की कोशिश करते। तो पहले के अंदर अब यही चीज़ अगर मैं ना आपको वर्ड बाय वर्ड बताता ना तो आपको लर्न नहीं होता, लेकिन इसीलिए मैंने इसको एक कैरेक्टर से विजुअलाइज करवाया, एक कार्टून से, ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो सके। तो अब आप ना फटाफट आंसर कर पाओगे। MRND1 के अंदर आपने क्या करा, नर्व को बचा लिया। MRND2 में क्या करा, नर्व और वेन दोनों को बचा लिया। दो MRND2 का मतलब 2 सेव्ड, ठीक है, 1 से 1 सेव्ड, 2 से 2 सेव्ड, मतलब एक के अंदर एक चीज़ बचाई थी, 2 के अंदर 2 चीज़ बचाई है। अब आ रहा है हमारे पास में MRND3, 3 का मतलब है 3 सेव, मतलब तीनों चीज़ें आपने बचा ली, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। तो ये होता है हमारे पास में मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। ठीक है, अब बताओ अब कितना सिंपल हो गया ये। नहीं तो आप ऐसे रटते रहते और आपको कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें क्या जाएगा, किस में क्या जाएगा, 1 से S कैसे मैच करेगा, ये सब बकवास है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है इस इमेज को। जब आप ये इमेज को याद रखोगे, इसको आंख मीच के देखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको हमेशा MRND के सारे क्वेश्चंस अपने आप दिखने लगेंगे, अपने आप बनने लगेंगे, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप नर्व से शुरू करोगे, पीछे से शुरू करोगे, फिर आगे आओगे, उसमें वेन थी, और उसके आगे आओगे तो आपको मसल दिखेगा। क्वेश्चन यही है कि आप इस कैरेक्टर को विजुअलाइज करो। अब आते हैं हम सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन पे। सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ सिलेक्टेड फ्लोर्स जो है ना, आप वही निकालिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नेक डिसेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ लेवल 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसको मैंने बताया था कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, सिर्फ उसी को पकड़ते हैं और उसी को निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि थायराइड कैंसर में वो कॉमन रहते हैं। तो थायराइड कैंसर के अंदर जब अपन थायराइड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंट्रल नेक डिसेक्शन करते हैं, जिसमें हम लेवल 6 ऑफ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि बस उसी लेवल के लिम्फ नोड्स हमने निकाले, उसका मतलब होता है सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन या सेंट्रल नेक डिसेक्शन। समझ में आया, ठीक है। अब हम आते हैं सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन पर और एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन पर। उसके लिए भी आपको क्या रखना है, ये मकान के जो फ्लोर है उसको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या करें, सुप्रा ओमोहॉइड में क्या करें हम, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, मतलब ऊपर के जो 3 माले हैं वो अपन निकाल देते हैं। और एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहॉइड में क्या करते हैं, ऊपर के 3 माले के साथ में एक चौथा माला जो रहता है वो भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए इसमें बताया है लेवल 1, 2, 3 SOHND और एक्सटेंडेड SOHND में 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया अपने नेक डिसेक्शन के बारे में, है ना। आई होप अब आपको कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहा होगा। अगर आपने ये कैरेक्टर जो है इसको अच्छे से देखा है ना, तो आपको आराम से MRND के सारे लेवल्स, इसमें किस में क्या बचाया जा रहा है वो आपको याद रहेगा, किस लेवल के ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आपने निकाले हैं वो याद रहेंगे, रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्या क्या निकाला है वो याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइवा में यही पूछा जाता है कि रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्या क्या आप निकालते हो, तो ये चीज़ें इससे याद रहेगी। चलो अब हम जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर। देखो, नेक डिसेक्शन में आपने लिम्फ नोड्स तो निकाल दिए, ठीक है, लेकिन हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसके भी रहेंगे। तो इसको विजुलाइज करने के लिए हमने क्या करा है, हमने एक कंस्ट्रक्शन साइड बनाई है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइड मतलब जहाँ पर काम चल रहा है, उस काम चलने पर क्या क्या चीज़ें होती जा रही है उससे अपनों ने बताया। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि भैया ये पाइप जो था, ठीक है, लाल कलर का पाइप दिख रहा है, वो बेसिकली क्या हो गया है, वो फट गया है और इसलिए उसमें से खून बह रहा है। कैन यू इमेजिन करो, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हो रहा है, हमेशा पाइपलाइन लगी रहती है पानी के लिए, लेकिन यहाँ इस कंस्ट्रक्शन साइट में खून की पाइपलाइन लगी हुई है और खून बह रहा है कंस्ट्रक्शन साइट में। थोड़ा इमेजिन करोगे तो इट विल स्टे फॉर यू, स्टे इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर हम चलते हैं स्माइल की तरफ। ठीक है, जैसे कि हर कंस्ट्रक्शन साइट में कोई ना कोई इंजीनियर रहता है। इंजीनियर रहता है तो वो मन का काम करता है, तो खुशी भी होती है उसको, तो स्माइल भी करता है। अब इसी से आपको याद रखना है कि ये जो मैकेनिक जो स्माइल करना चाहिए था, अब वो स्माइल करना छोड़ दिया है। तो स्माइल से मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि जो एंगल ऑफ माउथ रहता है ना, जिसको एलिवेट करता है, जिससे हम स्माइल कर पाते हैं, ठीक है, वो वाली जो नर्व रहती है वो चली जाती है इसके अंदर। तो हमेशा क्या रहता है, देयर इज अ ड्रूपिंग ऑफ माउथ। ड्रूपिंग ऑफ माउथ, जो बंदा है वो स्माइल करता है लेकिन एंगल ऑफ माउथ नीचे की तरफ रहते हैं वो, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्माइल नहीं कर रहा है। वो नर्व जो रहती है वो डैमेज हो जाती है। तो वो नर्व कौन सी रहती है, वो रहती है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। तो अब अपनों ने इनको और इनको कैसे कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करा कि कंस्ट्रक्शन साइट है ना, उसमें एक इंजीनियर मिलेगा आपको, तो इंजीनियर जो है स्माइल नहीं कर पा रहा है, तो अपनों ने पहली चीज़ तो कंस्ट्रक्शन साइट से हेमरेज बता दिया, और कंस्ट्रक्शन साइट में जो इंजीनियर था उससे अपनों ने क्या बता दिया, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व इंजरी। अब जिस तरीके से एक नर्व इंजरी होती है वैसे दूसरी नर्व इंजरी भी होती है, और वो होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इंजरी। अब इसको कैसे समझो, उसी इंजीनियर के पास चले जाओ और उसी के कंधे को इमेजिन कर लो।
ठीक है। तो इंजीनियर का एक तो स्माइल चली गई है और अब कंधा भी चला गया, क्योंकि मैंने बताया था स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो वो शोल्डर मसल को सप्लाई करती है, तो वो भी चले जाती है, तो इसलिए उसके कंधे से आपको याद रखना है। तो इंजीनियर से 2 काम हो गए। उसी इंजीनियर की ज़बान पकड़ के बाहर निकाल दो आप, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ज़बान से आपको क्या याद रहेगा, लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व जो है, ठीक है, लिंगुअल नर्व याद रहेगा। तो ज़बान आपके हाथ में अभी पकड़ी हुई इमेजिन करते जाओ कंस्ट्रक्शन साइड पे। उसके अलावा क्या हो रहा है, ज़बान से एक और जो है चीज़ आपको याद रखना है, वो है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व। अब लिंगुअल नर्व जो रहता है, बेसिकली मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि वो आपके सेंसेशंस कैरी करते हैं, टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट बर्ड्स कैरी करते हैं। और हाइपोग्लॉसल नर्व जो रहती है ना, वो आपकी मोबिलिटी को कैरी करती है, मतलब वो मूव कितना करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट। तो इससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है, कि लिंगुअल नर्व का काम अलग है, हाइपोग्लॉसल नर्व का काम अलग है। तो बेसिकली अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे याद आ जाए फटी पाइपलाइन और उसका इंजीनियर, और इंजीनियर के साथ क्या क्या हो रहा है, कि उसकी स्माइल गिर गई, कंधे गिर गए, टंग बाहर निकाल दी, इतना जलील कर दिया उसको, तो उससे आपको सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस जो रहेंगे वो याद आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, और वो है सीरोमा। अब कंस्ट्रक्शन साइड में क्या होता है भैया, पानी की ज़रूरत तो लगती है, ठीक है। तो पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कुआं बनाया है, और उस कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है, उसको और कुछ नहीं कह रहे हैं, सीरोमा। सीरोमा के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप जो पानी रहता है वो इकट्ठा होने लग जाता है, तो वही पानी इकट्ठा के लिए एक ये कुआं बनाया गया है। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो है फ्लैप नेक्रोसिस। उसके लिए क्या करा है हमने, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पेड़ और पौधे को इमेजिन करो, जिस पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह पर डालना की कोशिश करी गई थी, क्योंकि फ्लैप में आप यही करते हो। ये एक प्रयास कि वो मिट्टी जो है उस पौधे को एक्सेप्ट करेगी और उसको ग्रो कराएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, वो फेल हो जाता है। तो इससे एक और कॉम्प्लिकेशन आता है फ्लैप का नेक्रोसिस। फिर फाइनली आता है हमारे पास में सबसे बड़ी पाइपलाइन फट गई है, पूरा कंस्ट्रक्शन साइट जो है सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली बता रही है कैरोटिड आर्टरी ब्लो आउट, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी ब्लो आउट, मतलब कैरोटिड आर्टरी जो है वो फट गई है। तो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। तो इन सारी सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट से याद रख सकते हो, इससे आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। सिर्फ एसोसिएशन और कहानियाँ बनाना है आपको। कंस्ट्रक्शन साइट में आपने इंजीनियर को पकड़ा तो उससे आपके ड्रूपिंग ऑफ माउथ हो गए, शोल्डर हो गए, टंग हो गई। फिर आपने पानी को पकड़ा तो पानी से पौधा हो गया, ओके, तो पानी से सीरोमा भी हो गया, फ्लैप नेक्रोसिस भी हो गया। और फाइनली जो सबसे डेंजरस था उसको तो आपको अलग हटके याद रखना है, क्योंकि कहानी शुरू भी हेमरेज पे हुई थी और ख़त्म भी हेमरेज पर ही हो रही है, दैट इज़ कैरोटिड आर्टरी ब्लो आउट। अब हम चलते हैं एक और चीज़ पे जो आपके नोट्स में दे रखी होगी मैरो के, उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। और वो एक टॉपिक है छोटा सा, मेटास्टेसिस फ्रॉम अननोन प्राइमरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। अब क्या हो रहा है कि एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसने कहा कि भैया मेरे नेक के अंदर लिम्फ नोड है, उसकी स्वेलिंग है। उस डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने एफएनएसी ली, ठीक है, एफएनएसी ली, और उसको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा, दोनों में से कुछ एक मिला। तो अब डॉक्टर ये सोच रहा है कि ये आखिर आया कहाँ से, तो इसीलिए इस हेडिंग का नाम दे रखा है मेटास्टेसिस फ्रॉम अननोन प्राइमरी। मतलब आपको मेटास्टेसिस तो मिल गया, क्योंकि लिम्फ नोड्स आपने निकाला और उसको आपने हिस्टोपैथ के लिए भेजा, तो आपको कार्सिनोमा मिल गया, चाहे वो स्क्वेमस सेल हो चाहे वो एडिनो कार्सिनोमा, पर कार्सिनोमा तो मिल गया। लेकिन डॉक्टर के मन में ये सवाल आ रहा है कि वो आखिर आया कहाँ से होगा, क्योंकि कैंसर जो है वो डायरेक्टली लिम्फ नोड से ओरिजिन नहीं हुआ है, तो वो यही देखना चाह रहे हैं कि वो आया कहाँ से। तो अब वो देखेंगे कि भैया आप को एफएनएसी में स्क्वेमस सेल आया है कि एडिनोकार्सिनोमा है। अगर स्क्वेमस सेल आया है तो आप करोगे ट्रिपल एंडोस्कोपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप को स्क्वेमस सेल आता है तो वो होगा ट्रिपल एंडोस्कोपी। बेसिकली देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसका ईसोफेगस से लेना देना है। ईसोफेगस में जो अपर और मिडिल 1/3 रहता है उसके अंदर स्क्वेमस सेल्स रहती है, उसके अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होता है। जबकि नीचे की तरफ जो रहता है लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस, उसके अंदर अपने पास में एडिनो कार्सिनोमा जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो जब ऊपर वाले के हम सोच रहे होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर आता है तो हम सोच रहे होते हैं कि अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस या मिडिल 1/3 ऑफ ईसोफेगस इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम उसकी जांच करते हैं ऊपर वाले हिस्से से। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्रिपल एंडोस्कोपी में क्या क्या यूज़ होता है वो समझ में आ जाएगा। तो जब एमसीक्यू आपको आएंगे ना ट्रिपल एंडोस्कोपी में क्या यूज़ नहीं होता है, तो आप हमेशा उसको हिट कर पाओगे, आप हमेशा इस बात को समझ पाओगे। आपको ऐसा निमोनिक बना के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ में आया कि जब स्क्वेमस सेल है तो अपन अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस के बारे में बात कर रहे हैं। हम सस्पेक्ट क्या करें कि शायद अपर 1/3 जो रहेगा या मिडिल 1/3 ईसोफेगस है वो इन्वॉल्व है।
तो उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे भैया, ईसोफेगस अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो ईसोफेगोस्कोपी तो करोगे ही करोगे, ठीक है। और अगर वहाँ तक पहुँचोगे तो वहाँ से पहुँचने का जो रास्ता रहेगा वो क्या रहेगा, वो नेजोफेरिंग्स रहेगा, तो नेजोफेरिंगोस्कोपी भी करोगे। ओके, अब होता क्या है, ईसोफेगस कैंसर का वीडियो आप देखिएगा, वो अपनों ने बनाया है इसके अंदर। वो क्या करता है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है और इट कैन इन्वॉल्व ट्रेकिया और ब्रोंकस ऑल्सो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेकियो ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। तो अब आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा कि ट्रिपल एंडोस्कोपी में क्या आता है, क्योंकि हम ईसोफेगस कार्सिनोमा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर नेजोफेरिंगोस्कोपी आता है, ब्रोंकोस्कोपी आता है और ईसोफेगोस्कोपी आता है। तो तीनों चीज़ें चूंकि आती है तो अब आपका काम आराम से बन जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको इन डायग्राम से भी, इमेजेस से भी बताया है कि भैया नोज़ है, ब्रोंकोस्कोप है और ईसोफेगोस्कोप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है एडिनोकार्सिनोमा। सपोज आपने जो, आपके पास जो पेशेंट आया था, उस पेशेंट को आपने एफएनएसी में भेजा था और अब उसकी एफएनएसी में एडिनोकार्सिनोमा आ गया है, तो अब कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराओगे। अब वो डिपेंड करेगा कि एडिनोकार्सिनोमा ईसोफेगस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर मिलती है। वो लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में मिलती है। तो जब लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में मिलेगी तो आपको जो एंडोस्कोप रहेगा वो और नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ईसोफेगोस्कोपी से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे, जिसमें हम क्या पहुंचना चाहेंगे, हम पहुंचना चाहेंगे लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में, ठीक है। अब एक तो हम सोच रहे हैं कि लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस इन्वॉल्व है ना, तो अपनों ने अपर जीआई एंडोस्कोपी करी। अब अपन एक तो ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन अब एक पीछे से भी जाएंगे, एंड दैट इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी भी कराएंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि ईसोफेगस के ट्यूमर्स ब्रोंकोस्कोप या ट्रैकिया, ब्रोंकस या ट्रैकिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इसीलिए इसमें ब्रोंकोस्कोपी भी कराएंगे। तो ये दोनों फीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेटास्टेसिस फ्रॉम अननोन प्राइमरी में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएगी, समझ में आ रहा है। कंसेप्ट याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। कंसेप्ट यही है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऊपर रहता है, एडिनोकार्सिनोमा नीचे रहता है। जब आप ऊपर सस्पेक्ट करोगे तो ऊपर ऊपर की जांच करा के आप वापस आ जाओगे। जब आप नीचे की मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करोगे तो आपको नीचे की भी जांच करानी पड़ेगी, और इसीलिए कोलोनोस्कोपी पिक्चर में एंटर कर जाएगी, अपर जीआई एंडोस्कोपी पिक्चर में एंटर कर जाएगी। बाकी ट्रैकियोब्रोंकोस्कोपी वो तो दोनों में ही रहेगी। फिर क्या होता है, कभी कभी ये काला भूत बंगला देखिए। भूत बंगला मतलब यहाँ पर कोई जा नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि आप भले एंडोस्कोपी कर लो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो आप नहीं देख सकते, जैसे कि फ्लोर ऑफ माउथ, टॉन्सिलर फोसा, पायरिफॉर्म साइनस, फोसा ऑफ रोजन म्यूलर। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि कुछ हॉन्टेड ऐसी प्लेसेस रहती है जो आप नहीं जाके देख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाएं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप करते हो पेट स्कैन, 18 FDG पेट स्कैन। अब पेट स्कैन में ऐसा क्या रहता है भैया कि जो ये कर लेता है, देखो पेट स्कैन के अंदर बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, 18 FDG यूज़ करते हैं, ठीक है। 18 फ्लोरो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। आप किसी पे फोकस मत करो, आप तो सिर्फ ग्लूकोज पे फोकस करो, मीठे पर, मिठाई पे फोकस करो, ठीक है। जैसे ही मिठाई जाती है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाल देते हैं। अब ट्यूमर जो है उस ग्लूकोज को खाता है, जैसे ही वो खाने लगता है तो वो चमकने लगता है, जब वो चमकने लगता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। वही चमक जो है जिसको हम पकड़ते हैं उसको हम पेट स्कैन में देखते हैं। तो बेसिकली जब हम पेट स्कैन कराते हैं तो ये उसके पीछे का कंसेप्ट रहता है, ताकि क्योंकि कुछ ऐसी ये हॉन्टेड प्लेसेस है ना, कुछ ऐसी जगह जो हम एंडोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो हम सोल्यूशन तो ढूंढ देंगे, हम हार तो मानेंगे नहीं, तो हमने पेट स्कैन से उसका रास्ता निकाला है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया हो, ठीक है। अपनों ने नेक डिसेक्शन के बारे में बात करा, नेक डिसेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करा, और मेटास्टेसिस फ्रॉम प्राइमरी अननोन के बारे में बात करा। अब अगला वीडियो जो है वो हमारे पास में डेंटिजिरस सिस्ट के बारे में है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।